हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज कर रहे हैं हम आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र आपके भूगोल यानी ज्योग्राफी के माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस। माइनर टेस्ट 4 का आज करें। इससे पहले हमने माइनर टेस्ट 1, 2 और 3 का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया है। और प्ले लिस्ट का नाम है कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी 2025 के नाम से। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपके विभिन्न एग्जामों के पूछे हुए क्वेश्चन है। भारतवर्ष में जितनी भी एग्जाम होती है आपके भूगोल से संबंधित, उन इन क्वेश्चनों को उठाया गया है। अलग अलग एग्जामों से अलग अलग क्वेश्चनों को उठा के ये आपको एक टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, और कलाम इसी पर मेहनत करता है। ठीक है, इस बात को आपका एनालिसिस होना चाहिए। यदि आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की बुक ऑल इंडिया एग्जाम की किसी न किसी बुक को पढ़ी है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हो। तो माइनर टेस्ट 4 शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट में जरूर बताएं। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं आपका माइनर टेस्ट 4 का पहला क्वेश्चन क्या था। आपका पहला क्वेश्चन आया आपका, ताप और दाब के परिवर्तन से आर्द्रता का कौन सा मान अस्थिर रहता है। कौन सा मान आपका अस्थिर रहता है। ताप व दाब के परिवर्तन से आर्द्रता का कौन सा मान अस्थिर रहता है। आपका आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या विशिष्ट आर्द्रता। तो कौन कौन से रहते हैं आपके। तो एक तो आपका आर्द्रता सामर्थ्य, ये भी आपका अस्थिर रहता है। निरपेक्ष आर्द्रता भी आपका क्या रहता है, अस्थिर रहता है। और सापेक्ष आर्द्रता भी आपका अस्थिर रहता है, लेकिन विशिष्ट आर्द्रता है वो अस्थिर नहीं रहता है। तो चौथा नहीं होगा। यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, दिए गए तापमान पर अपनी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को डैश कहते हैं। जो आर्द्रता का प्रतिशत जो वायुमंडल में मौजूद है उसको क्या कहते हैं, आपका आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, या सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, या विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो उसको कहते हैं आपके सापेक्ष आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा कि तापमान पर अपनी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, निम्नलिखित कथनों पर का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना है हमें। कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में हमें बताना है। तो निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा संतृप्त कहलाती है, तो आपकी संतृप्त कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निश्चित तापमान पर जो जलवाष्प है से पूरित हवा, जलवाष्प से पूरित हवा संतृप्त हवा कहलाती है। ये आपका बिल्कुल राइट कथन है, ये तो आपका सही है। जिस तापमान पर हवा संतृप्तता को प्राप्त करती है औष्णांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, औष्णांक बिंदु कहलाता है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। सापेक्ष आर्द्रता तापमान से अप्रभावित रहती है, अप्रभावित नहीं रहती, क्या होती है आपकी प्रभावित रहती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होती है आपकी प्रभावित होती है। सापेक्ष आर्द्रता तापमान से प्रभावित होती है। तो हमें क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। तो असत्य कथन केवल 3 आ रहा है। तो आपका देखो केवल 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर केवल 3 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आया था आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना है। फिर से हमें असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा असत्य कथन है इसके बारे में हमें बताना है। उष्मा के जिस मान से जल वाष्पीकृत होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ये बिल्कुल राइट है कि उष्मा के जिस मान से जल वाष्पीकृत होता है, क्या होता है आपका, जल वाष्पीकृत होता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है। तापमान में वृद्धि से हवा की जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो ताप में वृद्धि से हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ये भी आपकी बिल्कुल राइट है। क्या बढ़ती है आपकी क्षमता बढ़ती है। वाष्पीकरण से गुप्त उष्मा संघनन की गुप्त उष्मा से अधिक होती है, अधिक नहीं होती। क्या होती है आपकी, कम होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है आपका। और हमें असत्य कथन पूछा था, तो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। और चौथा ऑप्शन देखो आपका, संघनन ठंडे होने की मात्रा व सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, आपके सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो हमें असत्य कथन पूछा था, असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन से बादल से चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल दिखाई देता है। कौन से बादल से चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल दिखाई देता है, वो कौन सा बादल है आपका। वर्षा स्तरीय है, या पक्षाभ स्तरीय है, या कपासी वर्षा, या स्त्री कपासी है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पक्षाभ स्त्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका, निम्नलिखित बादलों की किस प्रकार में वर्षा का भाव मिलता है। किस प्रकार में वर्षा का भाव मिलता है ये हमें बताना था। पक्षाभ बादल में, स्त्री बादल में, वर्षा के स्त्री बादल में, या कपासी वर्षा बादल में। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा आपका पक्षाभ बादल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कॉपियन है। कॉपियन का वर्गीकरण राजस्थान में तो 4 भागों में बांटा था, ये याद रखना। ने एम व AW जलवायु प्रदेश की सीमांत
करने हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया? जो आपकी AM व AW जलवायु प्रदेश है, इसके सीमांकन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया था आपके कोपेन महोदय ने? तो वो कौन सा था आपका? वो था आपका A बराबर 3.94 माइनस R/25। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग किया था जलवायु प्रदेश का सीमांकन हेतु। कौन कौन से जलवायु प्रदेश का? AM और AW जलवायु प्रदेश के सीमांकन हेतु। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका? निम्न में से कौन से कम ऊंचाई वाले बादल है? कम ऊंचाई वाले बादल है, ये हमें बताना था कि कौन कौन से है जो अपनी कम ऊंचाई वाले बादल है। तो ये हमें देखना था। जो आपका स्त्री कपासी बादल है, ये भी आपके कम ऊंचाई वाले बादल है। कपासी वर्षा बादल भी, ये भी आपकी कम ऊंचाई वाले बादल है। और स्त्री कपासी वर्षा बादल, ये भी आपके कम ऊंचाई वाले बादल है। लेकिन पक्षाप कपासी बादल है, कम वर्षा वाले ऊंचाई वाले बादल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 1, 2, 3 है जो कम ऊंचाई वाले बादल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया 8 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना। देखो एक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है असत्य कथन वाले, क्योंकि आजकल कुट पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके आरपीएससी द्वारा। तो यहाँ पर देखो आपका क्या दे रखा है? पक्षाप कपासी बादलों से आच्छादित आसमान की दशा को मैकेरेल स्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? मैकेरेल स्काई कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट है। पक्षापी कपासी बादलों से आच्छादित आसमान की दशा को मैकेरेल स्काई कहा जाता है, बिल्कुल राइट है आपका। तड़ित जंजा में पक्षाप मेघों का निर्माण करते हैं। जो आपकी तड़ित जंजा में पक्षाप मेघों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक राजस्थान की मतलब देखिए सर्वाधिक तड़ित जंजा वाली हवा कहा जाती है आपकी झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक ऊंचाई पर पक्षाप बादल पाए जाते हैं, ये भी आपका राइट है। अभी पूछा था कम ऊंचाई वाले बादल, जिसमें हमने ये किया था कि आपके पक्षाप बादल है वो आपकी कम ऊंचाई वाले बादलों में नहीं आते, वो कहाँ पर आते हैं? आपके सर्वाधिक ऊंचाई वाले पक्षाप बादल पाए जाते हैं, ये भी आपका राइट है। कपासी मेघ चपटे आधार वाले होते हैं, कपासी मेघ चपटे आधार वाले नहीं होते हैं, ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं 9 का हमने गलत बता दिया आपको। जो आप कपासी मेघ चपटे आधार वाले होते हैं, ये तो आपका बिल्कुल राइट था, कभी कभी याद नहीं रहते हैं। तो इसमें आपका आंसर था वो तड़ित जंजा वाला। तो तड़ित जंजा के में पक्षाप बादलों का निर्माण नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। असत्य कथन के अंदर निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना था। असत्य कथन था आपका ऑप्शन नंबर 2, तड़ित जंजा में पक्षाप मेघों का निर्माण नहीं होता है। तो फिर आपके तड़ित जंजा में किस मेघों का निर्माण होता है? आपके तड़ित जंजा है, इसके ऊपर आपके वर्षा मेघों का निर्माण होता है। किसका? आपका वर्षा मेघ होती है, आपके बादल होते हैं वर्षा मेघ, इनका निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है हमें। तो पहला दे रखा है आपका वज्रोन। वज्रोन का पाया जाता है आपके, ये बोला जाता है आपका मेघ अस्थिरता सिद्धांत था इनका। क्या था आपका? मेघ अस्थिरता सिद्धांत था इनका। बर्कनीज, बर्कनीज का कौन सा था आपका? इनका था आपका ध्रुवीय वातागर सिद्धांत। और हेली का था आपका लवणीय उच्चवसन सिद्धांत। और हैमिल्टन का था आपका संलयन सिद्धांत। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया आपका 3, 4, 2, 1। तो देखो ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा? 3, 4, 2, 1 कौन से में आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पवन विमुखी ढाल पर कम वर्षा हेतु उपयुक्त कारण है। जो पवन विमुखी ढाल है पर कम वर्षा हेतु उपयुक्त कारण है आपका वायु का उत्थान व प्रसार, वायु का अवतलन व सिकुड़न, चक्रवाती दिशाओं की उपस्थिति या सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वायु का अवतलन का व सिकुड़न उपयुक्त कारण है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या था आपका? थानवेट, आपके थानवेट ही इंपॉर्टेंट है। थानवेट ने घास स्थल वनस्पति प्रकार का वर्षण प्रभाविता सूचकांक का मान कितना बताया? जो आपका वर्षण प्रभाविता सूचकांक है, इसका मान बताया था इन्होंने 16 से 15 या 15 से 63 या 32 से 63 या 64 से 127। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा आपका 32 से 63 बताया था आपका वर्षण प्रभाविता सूचकांक का मान कितना था आपका? 32 से 63। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसका संबंध वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों से है? वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों से बताना है किसका संबंध है, ये मैं बताना था। तो वो आपका तापमान भी है आपका, जो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों से है। समुद्र तल से ऊंचाई भी आपकी प्रभावित करती है, लेकिन समुद्र से दूरी आपकी प्रभावित नहीं करती है। घूर्णन गति भी प्रभावित नहीं करती, और जलवाष्प भी आपकी वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। तो देखो कौन कौन से शामिल है आपके? 1, 2 और 5, 4 और 5। अच्छा, घूर्णन गति भी आपकी शामिल है। तो 1, 2, 4 और 5, तो कौन से में आ जाएगा आपका?
1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 13 का। लेकिन समुद्र से दूरी आपकी वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, जेट स्ट्रीम है आपके जो स्थानीय पवन है या मानसूनी पवन है, गहरी पवन है या भू विक्षेपी पवन है। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा आपका भू विक्षेपी पवन होती है जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या था आपका, भू विक्षेपी पवनों के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना था। आपका जो भू विक्षेपी पवन है उनके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन दे रखा है आपको, घर्षण से मुक्त कोरियोलिस बल, घर्षण से मुक्त कोरियोलिस बल हवाओं को विक्षेपित कर दाब की प्रवणता की समांतर कर देता है। नहीं करता आपका, ये गलत कथन है आपका। इसमें हवाएं समदाब रेखाओं की समकोण पर काटती है, समकोण पर नहीं काटती, ये भी गलत है। तो हमें पूछा था असत्य का कथन कौन सा है, तो दोनों असत्य कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही उत्तर का चयन करना था हमें। सही उत्तर कौन कौन सा था आपका, तो यहाँ पर देखो आपका हैंडली व फेरल कोशिकाओं के मध्य वायु का अवतलन होता है, ये बिल्कुल राइट है आपका। हैंडली व फेरल कोशिकाएं, इनके मध्य क्या होता है आपका, वायु का अवतलन होता है। उत्तरी गोलार्ध में फेरल व ध्रुवीय कोशिकाओं के बीच वायु का उत्थान होता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें आपकी फेरल को व ध्रुवीय कोशिकाओं के बीच वायु का क्या होता है आपका, उत्थान होता है, ये भी आपका राइट है। व्यापारिक पवनी ग्रीष्मकाल में महाद्वीपों पर तथा शीतकाल में महासागरों की पर अधिक सुदृढ़ होती है, आपका गलत है। कि जो आपकी ये उल्टा दिया हुआ है आपका। और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें, ध्रुवीय पवनों का ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, ये आपका राइट कथन है। तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 4 राइट कथन है। हमें सही कथन पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, अलास्का पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली शीत हवा है। जो आपकी अलास्का की पर्वतीय क्षेत्र है आपकी, उनमें चलने वाली शीत हवा कौन सी है आपकी, बोरा है या टेमोनटन है, गिली है या विली वाव है। तो आपका अलास्का में चलने वाली कौन सी है आपकी, विली वाव। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, अरब मरुस्थलों में अपनी प्रकृति के लिए विख्यात शुष्क व गर्म पवनों को किस नाम से जाना जाता है। जो अरब मरुस्थलों में अपनी प्रकृति के लिए विख्यात शुष्क व गर्म पवनों किस नाम, सिमुम, काराबुरान, गोरिच या टेमनटन। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 सिमुन। इंपॉर्टेंट भी है, ये शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुवीय फेरल व हैंडली सेलों का सही संबंध स्थापित करता है आपका, व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय या व्यापारिक ध्रुवीय पछुआ, पछुआ व्यापारिक ध्रुवीय या ध्रुवीय पछुआ व्यापारिक। जो आपका देखो ये संबंधित करता है आपका, जो ध्रुवीय है ध्रुवीय पछुआ और व्यापारिक तीनों से लोगों सही संबंध स्थापित करता है, ध्रुवीय पछुआ व्यापारिक। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, रोसबी तरंग व सूचकांक चक्र का संबंध किससे, वाकर परिसंचरण से, प्रबल मानसून से, जेट स्ट्रीम से, अल से हैं। तो आपका रोसबी तरंग व सूचकांक चक्र है, इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर 3 जेट स्ट्रीम से। किसे आपका, जेट स्ट्रीम से है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुदाब के संबंध में सही जानकारी प्रदान करता है, चयन कीजिए। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है आपका, औसत वायुमंडलीय दाब का 1013.2 मिलीबार तथा मिलीबार वायुदाब को मापने की इकाई है, बिल्कुल राइट है, ये आपका बिल्कुल सही कथन है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धरातल के समीप उच्च वायुदाब तथा ऊंचाई के साथ इसमें कमी आती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। वायुदाब मापने के लिए पारद वायुदाब मापी तथा निर्द्रव्य बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही। वायुदाब मापने के लिए आपका पारद वायुदाब मापी तथा निर्द्रव्य बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है। वायुदाब में भिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। वायुदाब में जो आपकी भिन्नता होती है यही वायु की गति का मुख्य कारण है, ये भी आपका बिल्कुल राइट कथन है। हमें 3 राइट कथन पूछे थे कि कौन कौन से सही कथन है, तो चारों कथन आपके सही है। तो उपरोक्त सभी कथन आ जाएंगे, कौन से में देखो 1 2 3 4 देखते हैं आगे। 1 2 3 4 नहीं है, इसमें उपरोक्त सभी आ गया, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपका, वायुमंडल में 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब मिलता है 898 बार या 540 मिलीबार, 325 मिलीबार, 265 मिलीबार। तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 265 मिलीबार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर से डैश लिया जाता है, जोड़, घटा, गुणा या जो मापा जाता है वही रहता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 घटा। क्या लिया जाता है आपका, घटा लिया जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके कथन दे रखे हैं। कथन व कारण दो वक्तव्य दिए गए जिनका अध्ययन कर सत्य कथन का हमें चयन करना है। किसका करना है हमें? सत्य कथन। एग्जाम में पहले जो सत्य असत्य है उनको बोल्ड डायरा कर लेना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पहला कथन दे रखा है आपका, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये तो आपका राइट कथन है। जो आपकी ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा कथन दे रखा है आपका, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि ऊर्ध्वाधर पवनी कमजोर पड़ जाती है। ये भी कथन है, लेकिन ये एक का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए और जो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा चॉइस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका, विश्वत वर्त के निकट कम वायुदाब का संबंध है। जो आपका विश्वत वर्त है इसके निकट कम वायुदाब का संबंध है संवहन धाराओं की उपस्थिति के कारण, अधिक वर्षा प्रदेश के कारण, कोरियोलिस की अनुपस्थिति के कारण या तापमान की अधिकता के कारण। तो 25 में आपका आंसर हो जाएगा तापमान की अधिकता के कारण। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। विश्वत वर्त के निकट कम वायुदाब का संबंध होता है आपका वायुदाब, जो तापमान की अधिकता के कारण वहाँ पर वायुदाब क्या होता है आपका कम होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही कथन का हमें चयन करना है। कौन कौन से कथन सही है ये हमें बताना था। तो 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के ऊपर वायु के अवरोहण के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। बिल्कुल राइट है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांशों के ऊपर वायुदाब के आरोहण के कारण, आरोहण की प्रक्रिया के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है। किस प्रक्रिया के कारण? आपकी आरोहण की प्रक्रिया का निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये भी आपका सही है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन से वायु पेटियों अप्रभावित रहती है, अप्रभावित नहीं रहती, आपकी प्रभावित रहती है। आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही कथन पूछा था, तो अब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 26 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी की धरातल पर अभिवहनी पवनें किन प्रभावों का परिणाम है? ये हमें बताना था। कौन सी अभिवहनी पवनी? तो देखो आपका पहला दे रखा आपका पृथ्वी का घूर्णन का परिणाम है क्या या नहीं है? तो है। दाब की प्रवणता बल का भी परिणाम है, अभिवहनी पवनी, दाबी भिन्नता का भी परिणाम है और तापमान भिन्नता का भी परिणाम है। तो चारों इसके प्रभाव का परिणाम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया 27 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो निम्नलिखित कथन है उनको अध्ययन करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। किसका करना है? हमें सही उत्तर का चयन करना है। अधिक दाब प्रवणता में समदाब रेखाओं की स्थिति दूर दूर होती है, दूर दूर नहीं होती, पास पास होती है। आपका गलत हो जाएगा। कम दाब प्रवणता में समदाब रेखाओं की स्थिति पास पास नहीं होती, क्या होती है? आपकी दूर दूर होती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। घर्षण बल अप्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ये आपका राइट कथन है। जो आपका घर्षण बल है इसका प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो आपका केवल 3 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 28 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। 29 क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोरियोलिस बल के संबंध में सत्य है? आपके कोरियोलिस बल के संबंध में हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए आपका पहला कथन दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? कोरियोलिस बल हवा की दिशा में समकोण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? आपका समकोण पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपका ये बिल्कुल सही डायरेक्ट कथन है। कोरियोलिस बल का मान जितना कम होगा पवनों का विक्षेपण उतना अधिक होगा। नहीं, जितना कम होगा उतना अधिक नहीं होगा। आपका ये गलत कथन है। कोरियोलिस का मान भूमध्य रेखा व ध्रुव की ओर घटता नहीं है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आपका बढ़ता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये में क्या पूछा? सत्य कथन तो केवल एक सत्य है। तो ऑप्शन देखो केवल एक इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उच्च वायुदाब के संबंध में सही स्थिति को व्यक्त करती है? किसके संबंध में? उच्च वायुदाब के संबंध में सही स्थिति व्यक्त करती है। ये हमें बताना था। धरातल पर अभिसरण की स्थिति वायु का आरोहण, गलत है, ये नहीं करती है आपकी। धरातल पर अपसरण की स्थिति वायु का आरोहण, ये भी नहीं करेगी। धरातल पर अभिसरण की स्थिति वायु का अवरोहण भी नहीं करेगी। कौन सी करेगी? आपकी धरातल पर अपसरण की स्थिति और वायु का अवरोहण। यह स्थिति आपकी उच्च वायुदाब के संबंध में सही स्थिति व्यक्त करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा धरातल पर अपसरण की स्थिति एवं वायु का अवरोहण। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया 30 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संवहनीय धाराओं की उपस्थिति मिलती है? संवहनीय धाराओं की उपस्थिति मिलती है किस क्षेत्र में? यह हमें बताना था। उपोष्ण में नहीं मिलती। आपकी विषुवतीय निम्न वायुदाब के अंदर मिलती है आपकी संवहनीय धाराओं की उपस्थिति।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। चक्रवात के संबंध में असत्य कथन बताना, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था इसके ये वाला। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है चक्रवात के संबंध में, ये मैं बताना था आपको। असत्य कथन, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र पर होते हैं, बिल्कुल राइट है। निम्न वायुदाब केंद्र बनेगा तभी आपका चक्रवात उत्पन्न होगा, बिल्कुल राइट है ये। चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, नहीं घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप नहीं होती, क्या होती है आपकी विपरीत होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और हमें पूछा था असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 भी देखिए आपका, चक्रवात ऊपरी मंडल में वायु ये क्रियाओं का अपसरण होता है, कि क्या होता है आपका अपसरण होता है, बिल्कुल राइट है। चक्रवात विषुवत वर्त की तुलना में एन वर्त में अधिक शक्तिशाली होता है। कौन से वर्त में अधिक शक्तिशाली होता है, आपके एन वर्त में अधिक शक्तिशाली होता है, ये भी आपका राइट कथन हो जाएगा। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया 32 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या था आपका, प्रति चक्रवात प्रक्रिया का वायुदाब के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ये हमें चयन करना था। तो देखिए पहला कथन क्या दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा है आपकी, किसकी, प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में नहीं होती, दिशा के विपरीत नहीं होती, दिशा में होती है। घड़ी की सुई की दिशा है उसी में होती है, विपरीत में नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप नहीं होती, क्या होती है आपकी विपरीत होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दाब प्रवणता की दिशा केंद्र में परिधि की ओर होती है, बिल्कुल राइट कथन है। जो आपकी दाब प्रवणता की दिशा है वो केंद्र की परिधि की ओर होती है, किधर होती है आपकी, केंद्र की परिधि की ओर होती है, ये आपका राइट कथन हो जाएगा। आपका आंसर केवल 3 है। तो देखो केवल 3 से ये तो कथन दे रखा था, कथन आके देखते हैं ऑप्शन में केवल 3 किस में आता है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है हमें। तो विषुवत वर्त है, विषुवत वर्त पर क्या होता है आपका, ऊपरी वायुमंडल का अपसरण होता है, अभी हमने पढ़ा था पहले पिछले क्वेश्चनों में। ITCZ है, ITCZ है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका अभिसरण क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपोषण चक्रवर्त है वो, इसमें क्या होता है वायु का अवरोहण होता है, और उपध्रुवीय क्या जो हो गया वायु का आरोहण होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो गया आपका 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मौसमी पवनों के विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जो आपकी मौसमी पवन है इनका विस्थापन का सबसे अधिक व स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, कौन से क्षेत्र में देखा जा सकता है, कौन से स्थान पर देखा जा सकता है, ये हमें पूछा गया है। पूरी न्यूयॉर्क अमेरिका में, या पूरी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या दक्षिण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में, या दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो कहाँ देखा जा सकता है विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव, तो ये देखा जा सकता है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आपका आंसर 35 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन कीजिए। फिर से हमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन कौन सा सत्य कथन है 36 के अंदर। तो यहाँ पर देखो वातागर निर्माण की प्रक्रिया में वातागर जनन कहलाती है। जो आपका वातागर है, वातागर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी, वातागर जनन कहलाती है, बिल्कुल राइट है आपका। जब गर्म वायु दाब पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाती है, जो आपकी जो गर्म वायु है वो पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे वातागर में अधिविष्ट वातागर कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, अधिविष्ट वातागर कहते हैं आपका, बिल्कुल राइट है ये भी। जब उष्ण वायु शीत वायु के ऊपर धकेलती है तो शीत वातागर का निर्माण नहीं होता आपका, यह आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सत्य कथन पूछा, सत्य कथन आपका 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या था आपका, 37 क्वेश्चन देखते हैं अभी। निम्नलिखित में कौन सा कथन बही रूषण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में असत्य है, कौन से चक्रवातों के रूप में असत्य है आपका, बही रूषण कटिबंधीय चक्रवातों के रूप में असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा असत्य कथन है आपका। तो देखो पहला दे रखा आपका, बहिर्रूषण चक्रवातों की उत्पत्ति महाद्वीप और महासागर के दोनों पर होती है, तो ये बिल्कुल राइट है आपकी, महाद्वीप और महासागर दोनों पर होती है आपकी बहिर्रूषण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, तो ये तो आपका राइट हो गया। बहिर्रूषण चक्रवातों को स्पष्ट वातागर प्रणाली से विकसित होती है आपकी, ये भी बिल्कुल राइट है आपका, जो वातागर प्रणाली है विकसित होती है, स्पष्ट होती है आपकी, राइट है। बहिर्रूषण चक्रवातों में गमन परिपथ की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, किस ओर होती है आपकी, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी आपका राइट कथन है। बहिर्रूषण चक्रवातों का प्रभाव क्षेत्र उष्ण चक्रवातों से संकीर्ण होता है, संकीर्ण नहीं होता है आपका, यह आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, हमें असत्य कथन पूछा था, तो असत्य का कथन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 असत्य कथन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपका, शीतोष्ण चक्रवात की अवस्था में शीत वातागर व उष्ण वातागरण की सारी स्थिति उत्पन्न होती है, शीत वातागर और उष्ण वातागरण की सारी स्थिति उत्पन्न होती है। स्ट्रेटोस्टोपिक या बेरोट्रॉपिकल या थर्मोट्रॉपिक या बेरोकैनल, तो आपका 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा आपका
क्लाइनल, ऑप्शन नंबर 4, बैरोक्लाइनल, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या था आपका, जल स्तंभ कहा जाता है, जो आपका वाटर स्पोर्ट है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हेरिकेन को या टोर्नेडो को, टाइफून को या साइक्लोन को। तो आपका 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टोर्नेडो को, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। ब्यूफोर्ड स्केल पर हरिकेन की कोटि होती है, कोटि है आपकी, हरिकेन की कोटि बतानी थी, 5 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है। तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12 होती है। टोर्नेडो तूफान को यूएसए ने किस रूप में जाना जाता है, टोर्नेडो तूफान है उसको आपको यूएसए ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस रूप से जाना जाता है, आपका हेरिकेन में, या ट्विस्टर के रूप में, या तड़ित झंझा के रूप में, या बागू ईओ के रूप में। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्विस्टर के रूप में जाना जाता है आपका यूएसए के अंदर टोर्नेडो तूफान को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या आता है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण की अवस्था में शीत वातागर के सारे ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज विस्थापन में अनुपात मिलता है, कितना अनुपात मिलता है ये हमें बताना था। 1:100 से 1:400 नहीं मिलता, 1:100 से 1:300 नहीं मिलता, 1:200 से 1:400 नहीं मिलता, आपका 1:25 से 1:70 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 42 में। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या था आपका, निम्न में से कौन सा युग्म कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सही आधार नहीं है, जो आपके कोपेन थे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सही आधार नहीं है। संकेताक्षर दे रखे, वनस्पति प्रदेश दे रखे हैं। तो 43 में आपका आंसर देखो, ए का मेगा थर्मल है, बिल्कुल राइट है आपका, बी का जेरोफाइट भी राइट है, डी का मेजो थर्मल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा आपका, और ई का हेकिस्टो थर्मल है, ये आपका राइट है। तो आपका क्या पूछा था, सही आधार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी विशेषता कोपेन के ए जलवायु प्रदेश की सही की है, कोट के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कोट क्या दे रखा है हमें, पहला कोट दे रखा है देखो, सभी महीनों का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, बिल्कुल राइट है, ये तो आपका ए प्रदेश की जलवायु का विशेषता है। ये आपकी मेगा थर्मल वनस्पति पाई जाती है, ये भी अभी देखा हमने, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ऊपर ही देख लो, आपका ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति तो कैसी पाई जाती है, आपकी मेगा थर्मल पाई जाती है, ये आपका राइट हो जाएगा। सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ये भी आपका राइट है। सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान भी आपका 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ये भी आपका राइट है। तो हमें देखो सही उत्तर का चयन करना था, तो हमें सही तीनों सही आ रहे हैं। तो देखो आपका तीनों सही कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कोपेन के अनुसार कौन सी विशेषता सी जलवायु प्रदेश की नहीं है, सी जलवायु प्रदेश की नहीं, ये हमें बताना था। तो यहाँ पर देखो, सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो ये तो आपकी सी जलवायु प्रदेश की विशेषता है। सबसे गर्म महीने का औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ये भी आपकी सी जलवायु प्रदेश की विशेषता है। कम वर्षा व अधिक वाष्पीकरण, ये भी आपकी विशेषता है। सबसे ठंडे महीने का मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम, परंतु -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका चौथा ऑप्शन गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, कोपेन ने किस वनस्पति प्रदेश का सीमांकन में तापमान के आधार पर नहीं किया, जो आपके तापमान के आधार पर नहीं लिया, उस सीमांकन क्षेत्र का बताना हमें, कौन सा क्षेत्र था वो, माइक्रो थर्मल वनस्पति, अभी देखा था हमने माइक्रो थर्मल आपके ए जलवायु प्रदेश के अंदर था, जेरोफाइट वनस्पति, या हेकिस्टो थर्मल वनस्पति, या मेगा थर्मल वनस्पति। तो कौन सा है जिसका तापमान के आधार पर नहीं लिया, वो था आपका जेरोफाइट वनस्पति, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी विशेषता आपके एम जलवायु प्रदेश की नहीं है। तो आप अभी देखा था हमने, जो एम और एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश था, उसको किस सूत्र का प्रयोग करके आपका कोपेन ने इसका आधार माना था, उसका सूत्र आप कमेंट में बताइए सभी, यदि आपको याद है तो कमेंट में जल्दी जल्दी लिख के बताइए कि आपने कौन से सूत्र का प्रयोग किया था। तो देखो आपका नहीं है, ये बताना था हमें। तो अधिकतर भारी वर्षा गर्मियों में होता है, यदि सूत्र याद नहीं है तो ये बता दी कौन सा ऑप्शन था। अधिकतर भारी वर्षा गर्मियों में होती है, या सबसे शुष्क महीने में भी वर्षा 2.4 इंच से अधिक होती है, तो ये आपका सत्य कथन हो जाएगा कि सबसे शुष्क महीने में वर्षा 2.4 से अधिक नहीं होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन से क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती, कौन सी आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती, ये मैं बताना था। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दक्षिण अमेरिका व पूर्वी
के पूर्वी भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप में या पश्चिमी यूएसए के अंदर। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका पश्चिमी यूएसए यानी पश्चिमी अमेरिका है वहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया 48 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, शुष्क जलवायु प्रदेश बी, आपका शुष्क जलवायु बी है। संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कोटरे द्वारा से बताइए। अभी कॉपियन के वर्गीकरण कहा रहा है आप ये सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है 49 में, यह विषुवत वर्त के 15 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। बिल्कुल राइट है ये आपकी। कौन से अक्षांशों के मध्य विस्तृत है आपकी, 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है आपका। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका 15 डिग्री से 30 डिग्री निम्न अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी आपका राइट है। यहाँ पर यह तापमान अवतलन व उत्क्रमण वर्षा नहीं होती, ये भी आपका राइट है। ये कागो पूर्वी एशिया में पाई जाती है, कागो पूर्वी एशिया में नहीं पाई जाती है आपका शुष्क जलवायु पर भी। तो ये आपको गलत हो जाएगा। देखो 1 2 3 सही है आपका, सही पूछा था हमने कुट। तो देखो आपका 1 2 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी एडब्ल्यू जलवायु की विशेषता है, कोड द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। जो आपकी एडब्ल्यू जलवायु विशेषता है उसका बताना है आपका। आर्द्र ऋतु छोटी व शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तो ये तो आपका राइट है। जो आपकी आर्द्र ऋतु है वो तो क्या होती है, छोटी, और शुष्क ऋतु क्या होती है आपकी, भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर उच्च होता है, जो आपका तापमान है एडब्ल्यू जलवायु का वर्ष भर क्या होता है आपका, उच्च होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका सही है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। कौन सी ऋतु में, शुष्क ऋतु में आपके दैनिक तापांतरण है वो क्या होता है आपका, सर्वाधिक होता है। ये भी आपका राइट है। सूडान और मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। जो एडब्ल्यू जलवायु विशेषता है वो किस में पाई जाती है आपकी, सूडान मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ये भी आपका राइट है। तो हमें सही कथन पूछा था, सही कथन 4 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 2 3 4 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन से CWA जलवायु प्रदेश के क्षेत्र है। कौन से हैं जो आपके CWA जलवायु प्रदेश के क्षेत्र हैं, वह हमें बताना था। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट व पूर्वी चीन नहीं। भारत का उत्तरी मैदान, देखो ये CWA जलवायु प्रदेश का हिस्सा आपका भारत का उत्तरी मैदान, याद रखना। एवं दक्षिण चीन के आंतरिक मैदान, दक्षिण चीन के कौन से आंतरिक मैदान, ये भी आपकी CWA जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। तो आपका आंसर हो जाएगा 51 में 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा व शीत ऋतु में वातावरीय वर्षण निम्न में से किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है। ये दोनों आपकी कौन सी, किस जलवायु की जलवायु की विशेषता है। AF CF है, CS या BS की। जो आपकी तड़ित झंझा व शीत ऋतु में वातावरीय वर्षण है वो कौन सी जलवायु की विशेषता है, ये पूछी गई थी। और ये विशेषता ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CF है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया 52 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है आपका, 53 है आपकी। निम्न में से कौन सी विशेषता CS जलवायु प्रदेश की नहीं है। जो कौन सा जलवायु प्रदेश CS जलवायु प्रदेश की नहीं है। तो यहाँ पर देखो उष्ण व शुष्क ग्रीष्म काल होता है, बिल्कुल राइट है। ये तो इनकी विशेषता है CS जलवायु की। ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है आपका। CS जलवायु प्रदेश की विशेषता है। शीत ऋतु में पछुआ पड़ने का प्रभाव होता है, ये भी आपका राइट है। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूरी तट पर पाई जाती है, नहीं पाई जाती। तो आपका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी इट्टी जलवायु की विशेषता है, किसकी, इट्टी जलवायु की विशेषता है, ये हमें बतानी थी 54 के अंदर। तो देखो सभी महीनों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, नहीं। सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, नहीं। सबसे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक व 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, राइट है आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, सबसे शुष्क महीने की वर्षा 6 सेमी से अधिक, यह किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है। AF एवं CF, AF एवं DW, AF एवं AM। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 AF की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें बताना था वनस्पति प्रकार वर्षण प्रभाविता सूचकांक। तो यहाँ पर देखिए आपका 56 में ऑप्शन नंबर देखते हैं हम, मरुस्थलीय है। तो मरुस्थलीय का सूचकांक हमने अभी देखा था, हमने पीछे क्वेश्चन आया था, कितना आया था आपका 1 से 15 था। वर्षण प्रभाविता सूचकांक का एक क्वेश्चन आया था पीछे, किसका था वो
उसका कितना था वो बताना, आप कमेंट में बताओगे हो यदि आपको याद है तो, कि अभी आपने पेपर एनालिसिस किया तो आपको याद होना चाहिए कि वर्षण प्रभावितता का क्वेश्चन आया था पीछे, उसका क्या था आपका 32 से 64 था। ये तो मैं बता देता हूँ वो किसका था, इसका कमेंट में आप आंसर करोगे ताकि आपका स्थायी रूप से वो याद हो। 1 से 15 हो गया। स्टेप ए कितना पाया जाता है आपका 16 से 21 सूचकांक होता है आपका। वन का कितना होता है आपका, वन का होता है आपका 63 से 127 और वर्षा वन का कितना होता है आपका 128 से ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या था आपका, 57 अगले पेज पे आपका। थारनवेट के अनुसार AR जलवायु प्रदेश है, कौन सा प्रदेश आपके AR जलवायु प्रदेश है, वो मैं बताना था आपका 57 में। तो देखो, अति आर्द्र सभी मौसम की अपर्याप्त वर्षा नहीं, अति आर्द्र और शीत व शुष्क नहीं, अति आर्द्र और साल भर वर्षा है आपकी AR जलवायु प्रदेश है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से थारनवेट के तापीय दक्षता सूचकांक कौन सा आपका थारनवेट का है, कौन सा आपका तापीय दक्षता सूचकांक, ये भी याद रखना। आधार पर सीडेश सूक्ष्म तापीय जलवायु प्रदेश की दक्षता का मान कितना था हमें, 16 से 45, 32 से 63, 63 से 124 या 16 से 31। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 से 63, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, थारनवेट के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन याद करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया था, ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या था आपका PET बराबर 1.6 कोष्टक 10T/I की होल पावर A, ये आपका फॉर्मूला है। इसे आपके संभाव्य वाष्पोत्सर्जन याद किया जा सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा, यह दिया था आपके थारनवेट ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या था आपका, सम्मिलित करना था हमें, चलो सम्मिलित करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। आपको दिया हुआ सूची फर्स्ट में थारनवेट के सूचकांक और सूची टू में विशेषताएं दी हुई है। AW जलवायु की विशेषता क्या है, अभी मैंने पढ़ा अति आर्द्र और शीत शुष्क, आपका ऑप्शन नंबर 2। CR की विशेषता क्या आपकी, यह उपार्द्र और वर्ष भर वर्षा, ऑप्शन नंबर 2। BS की क्या होगी विशेषता आपकी, आर्द्र व ग्रीष्म शुष्क, AS की अति आर्द्र व ग्रीष्म शुष्क। तो आपका आंसर क्या हो गया 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका, निम्न से कौन सा AF जलवायु प्रदेश नहीं है, कौन सा है जो आपका AF जलवायु प्रदेश नहीं है, ये पूछा है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें अमेजन बेसिन, ये तो है आपका AF जलवायु प्रदेश। मध्य अमेरिका व पश्चिमी द्वीप समूह भी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया भी है, लेकिन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी किनारा है, ये आपके AF जलवायु प्रदेश के अंदर नहीं आता है। आपका ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या आपका, पार्कलैंड किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, कौन सी पार्कलैंड, AF की है, AW की है, BSH की है या CWG की है। तो ये विशेषता है आपकी AW की, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। सारा तुल्य जलवायु स्थित है, कौन सी आपकी सारा तुल्य जलवायु है, वो स्थित आपकी 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य नहीं, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य नहीं, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है आपकी सारा तुल्य जलवायु स्थिति। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या आता है आपका, निम्न में से कौन सी CFA जलवायु की विशेषता है, कूट द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है, कौन सी CFA जलवायु प्रदेश की विशेषता बतानी थी हमें। तो यहाँ पर देखो, वार्षिक वर्षा आपकी 75 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है, बिल्कुल राइट है। अस्थिर वायु राशियों के कारण संपूर्ण वर्ष वर्षा करती है, ये भी आपका राइट है। शंकुधारी वन व मानसूनी प्रकार की वनस्पति नहीं मिलती है इस जलवायु प्रदेश के अंदर, तो ये आपको गलत हो जाएगा। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, बिल्कुल राइट है। तो देखो 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, AW जलवायु स्थित है, कौन सी आपकी AW जलवायु स्थित है, ये हमें बताना था 65 में। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य नहीं, 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है AW जलवायु प्रदेश। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 65 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन से क्षेत्र में सारा तुल्य जलवायु प्रदेश नहीं पाई जाती, अभी हमने देखा था नहीं पाई जाती, अभी हमने देखा था पीछे सारा तुल्य जलवायु प्रदेश किस अक्षांश में पाई जाती है, उन अक्षांशों को आप कमेंट में आंसर दीजिए कि इस अक्षांश में पाई जाती है 10 से 20 डिग्री के अक्षांश के बीच या 20 से 30 डिग्री के अक्षांश के बीच या 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच। अभी हमने देखा था 62-63वां क्वेश्चन, तो उसका आंसर दीजिए आप ताकि आपको याद हो। तो नहीं पाई जाती, देखो दक्षिण अमेरिका की कलारी मरुस्थल में आपकी पाई जाती है सारा तुल्य जलवायु प्रदेश, दक्षिण अमेरिका के आटाकामा मरुस्थल में पाई जाती है, देखो मरुस्थल भी साथ ही याद हो रहे हैं आपके।
पश्चिमी एशिया में अरब के मरुस्थल में भी पाई जाती है आपकी, लेकिन दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया मरुस्थल में नहीं पाई जाती। तो आपका 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। विश्व के शीतोष्ण मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? जो विश्व की आपकी शीतोष्ण मरुस्थल है वो किस प्रकार की जलवायु में स्थित है, ये हमें बताना था। तो ये आपके ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्थित है। कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्थित है? वो आपके तुरान तुल्य जलवायु में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 69 देखिए, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश संपूर्ण वर्ष पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है? CFB, CS, BSH या BWH? तो ये रहता है आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा CFB। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सी विशेषता डीबी जलवायु प्रदेश की? कौन सी प्रदेश की आपकी डीबी जलवायु प्रदेश देखना हमें सही कोड द्वारा में चयन करना है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका। तो संपूर्ण वर्ष पछुआ पवन हवाओं का प्रभाव रहता है आपके डीबी जलवायु प्रदेश में, ये तो आपका राइट है। और वर्षा की मात्रा अत्यंत कम होती है डीबी जलवायु प्रदेश में, ये भी आपका राइट है। वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, अधिक होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लाइकेन एवं शैवाल जैसी वनस्पति यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो विशेषता पूछी थी, तो आपका 1 और 2 दोनों विशेषता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 70 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांश से जलवायु उपयुक्त वाक्यांश किस जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है? आपके शीत हिम वन जलवायु प्रदेश को नहीं, शीत को भी नहीं, उच्च भूमि को नहीं, कौन किसको करता है? आपके कोस्टल जलवायु प्रदेश को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 71 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। फिर से हमारे कोपेन मध्य आगे। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को निम्न सूची फर्स्ट को सूची में सेकंड में मिलाना हमें। तो पहला दे रखा है कूट अक्षर और दूसरा दे रखा है हमें लक्षण यानी विशेषता दे रखी है। तो बेहतर में देखो आपका क्या हो जाएगा? BW के पाई जाती है आपकी मध्य अक्षांश शुष्क में, ऑप्शन नंबर 4। और CSA पाई जाती है आपकी जाड़ा शुष्क अत्यंत में, दूसरे में हो जाएगा। और DW है वो पाई जाती है आपकी शुष्क गर्म ग्रीष्म में। और CFB पाई जाती है वर्ष भर वर्षा व कोषण, अभी पढ़ा था हमने कोषण जलवायु एवं शीतल ग्रीष्म पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डी का। देखो आपका आंसर क्या हो गया? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा गलती कर दिया, इसको गलत कर दिया भाई, देखने में हो जाता है कभी कभी। देखो कूट अक्षर है और लक्षण दे रखा है। तो BW के ये पाया जाता है आपका मध्य अक्षांश से शुष्क के अंदर। और आपका CS ये आपका शुष्क गर्म ग्रीष्म पाया जाता है, ये याद रखना भाई। DW पाया जाता है आपका जाड़ा शुष्क अत्यंत भीषण गर्मी में। और CFA पाया जाता है आपका वर्ष भर वर्षा व कोषण एवं शीतल ग्रीष्म में। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 3। थोड़ा नीचे देख लिया चौथा ऑप्शन में। तो नेक्स्ट देखिए आपका ऑप्शन नंबर इसका बेहतर का 3 होगा आपका राइट आंसर, ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सी DF जलवायु की विशेषता है? निम्न से कौन सी DF जलवायु की विशेषता है ये मैं बताना था। देखो कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा, तो ये आपकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। कोपेन के अनुसार W किसे व्यक्त करता है? कोपेन के अनुसार जो W है वो किसे व्यक्त करता है? वो शुष्क शीत ऋतु को व्यक्त करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 74 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। निम्न से कौन सी विशेषता ए जलवायु से संबंधित है? कोड द्वारा से विशेषता बतानी है हमें 75 में। तो देखो आपका संपूर्ण वर्ष सूर्य की ऊर्ध्व स्थिति ये आपका इसकी ए जलवायु की विशेषता है। अंतर उष्ण कटिबंधीय भीषण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये भी आपकी ए जलवायु से संबंधित है। आपका वार्षिक तापमान कम व वर्षा अधिक होती है, ये भी आपकी है। ग्रीष्म ऋतु कोषण और शीत ऋतु में भीषण होती है, ये आपका गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है ए जलवायु प्रदेश की। तो यहाँ पर देखो विशेषता सही पूछी थी कौन कौन सी आपकी 1 2 3 है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 75 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी AW जलवायु की विशेषता है? कौन सी AW जलवायु की विशेषता है ये हमें देखनी थी। तो यहाँ पर देखो वर्ष भर शुष्क दशाएं नहीं, आधा ऋतु छोटी व शुष्क ऋतु भीषण लंबी एवं भीषण लंबी होती है, ये आपकी AW जलवायु की विशेषता है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन इसी पेपर में। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट देखिए आपका 17वां क्वेश्चन। BW के जलवायु पाई जाती है कौन से अक्षांशों के मध्य पाई जाती है ये हमें बताना था। 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य नहीं पाई जाती, ये 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है BW की जलवायु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 77 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना था। देखो, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण लगभग समान पाए जाते हैं। ये बिल्कुल राइट है आपका। आर्द्र व शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा थोड़ी अधिक वर्षा होती है। ये भी आपका राइट है। तो मैं सत्य कथन पूछा था, दोनों आपका सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आप बताइए। बी पाई जाती है, AM पाई जाती है, CF भी पाई जाती है, CS पाई जाती है। तो 79 में आपका आ जाएगा AM जलवायु पाई जाती है। AMAW का सूत्र भी हमने पहले पढ़ा था। जिनमें कौन सी BWH की जलवायु है, इसकी विशेषता है, कौन कौन सी है, इसकी विशेषता हमें बतानी थी। तो देखो, दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक होता है आपका BWH जलवायु में, ये आपका राइट है। कम वर्षा लेकिन गरज होती है और बौछार के रूप में होती है, ये भी आपका BWH की जलवायु की विशेषता है। ठंडी धारा में लगी तटीय मरुस्थल में कोहरे का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है, आपका कोहरे का प्रभाव होता है, ये भी आपकी DWH की विशेषता है। पादपों की अपर्याप्त वृद्धि होती है, ये भी आपका सही है। तो 4 विशेषता इसकी। तो ये पे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, अभी मैंने पहले पूछा था, कौन सी विशेषता है जो इसके समान प्रवृत्ति व्यक्त करती है BWH की। तो आप बताइए, अभी अपना ऊपर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सी CFA जलवायु प्रदेश का क्षेत्र नहीं है, कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये हमें बताना था। तो वो पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका ये CFA जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी चीन भी है और तटीय दक्षिण अफ्रीका भी है, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी अर्जेंटीना है ये आपकी CFA जलवायु प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका। CFB जलवायु नहीं पाई जाती, जो आपकी CFB जलवायु है ये नहीं पाई जाती है आपकी। देखो, उत्तर पश्चिमी यूरोप में तो पाई जाती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी तट पर नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो आपका उत्तरी अमेरिका है इसके विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, शीत हिमवन जलवायु, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु, या उच्च भूमि जलवायु। तो यहाँ में कौन सी पाई जाती है, इनमें शीत हिम वन जलवायु प्रदेश पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 83 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सी जलवायु का नाम लाइकेन एवं पुष्पी पादप है, जैसी वनस्पति के आधार पर रखा गया है। टैगा जलवायु, टोड्रा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, या भूमध्य सागरीय जलवायु। तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टोड्रा जलवायु प्रदेश। तो 84 का आंसर हो गया आपका 2 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ग्रीनलैंड एवं अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन कौन से में आपकी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका है उसके आंतरिक भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये मैं बताना था। तो CFB पाई जाती है, EF पाई जाती है, CS पाई जाती है, DF पाई जाती है। तो यहाँ पर पाई जाती है आपकी EF। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय प्रायद्वीपीय के अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। जो आपके भारतीय प्रायद्वीपीय के अधिकतर भाग है, कोपेन की पद्धति के अनुसार किस भागों पर AF BSH या CFB AM के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 86 के अंदर AM के जो भारत के अधिकतर प्रायद्वीप जो भाग है वो कोपेन की पद्धति के अनुसार आपकी AM जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या था आपका। समुद्र सतह पर औसत वायुदाब निम्नलिखित में कौन सा है। 1.09 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 1.11 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, 1.34 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं। तो क्या है आपका 1.03 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। समुद्र सतह पर औसत वायुदाब कितना आपका 1.03 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपकी स्थानीय पवन दे रखी है, सूची सेकंड में उसका प्रकार दे रखा है। तो पहला दे रखा आपका लेवेंटर पाई जाती है कहाँ पर आपका दक्षिणी स्पेन शीत जलवायु। ऑप्शन नंबर 3 नॉर्वेस्टर है, ये पाई जाती है आपके न्यूजीलैंड के शुष्क व जोखेदार में। नेक्स्ट है कि आपकी जोंडा कहाँ पाई जाती है आपकी अर्जेंटीना में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 22 आपकी फ्रांस में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका 3 4 1 2 3 4 1 2। तो विकल्प चुनिए 3 4 1 2 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो 88 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। वृष्टि छाया प्रभाव वर्षण की किस रूप से संबंधित है, चक्रवाती है
नहीं, सैवनी नहीं, वातागरी नहीं, पर्वतीय से है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न कौन सा एक गलत सुमेलित है, ये मैं बताना था आपका। CF है आपका, कोई शुष्क मौसम नहीं, गर्मियाँ गर्म, ये आपका राइट है। DW शुष्क सर्दी अत्यधिक तीव्र, ये भी आपका राइट है। BWH निम्न अक्षांश शुष्क व सूखा, ये भी आपका। CFB शुष्क गर्म ग्रीष्मकाल, ये इसकी विशेषता नहीं है CFB की, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु BSH का प्रतीक है। कौन सी जलवायु जो BSH का प्रतीक है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, किसी आपकी स्टेपी जलवायु BSH की प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 फिर से आपका वो है विकल्प। सूची पृष्ठ के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची पृष्ठ में संकेत दे रखे, सूची सेकंड में कोपेन का जलवायु प्रकार दे रखा है। तो 92 में देखो आपका क्या हो जाएगा। AW है, AW पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सवाना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। BS है, BS का पाई जाती है आपकी स्टेपी जलवायु होगी BS। CF क्या होती है आपकी शुष्क ग्रीष्म युक्त उपोष्ण जलवायु, और आपकी EF क्या हो जाएगी सतत तुषार जलवायु प्रदेश। तो 3 1 4 2 कौन सी में आपकी ऑप्शन नंबर 1 की राइट आंसर हो जाएगा। 93 देखिए अब, थारवेंट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। थारवेंट का जलवायु प्रदेश आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी आप इन चारों को कर पाओगे। तो 93 को देखो आपको कौन सा उपयुक्त है। सम्मिलित सही है आपका। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु सभी मौसम से कम BA-R नहीं है। उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु सभी मौसम से कम वर्षा, ये भी आपका CA-R में नहीं है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु शीतल वर्षा, ये भी आपका B-W में नहीं है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु सभी मौसम में कम वर्षा, तो DA-D के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। बाकी आप इन तीनों की कमेंट में बताइए कि कौन सा है, ताकि आपको भी याद हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखो, निम्न में से कौन सी जलवायु आपकी उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। आपकी उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी शुष्क जाड़ों में युक्त ठंडी जलवायु, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 94। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का भी पोषण करते हैं। उपरोक्त कथन किस वनस्पति से संबंधित है, ये मैं बताना था। टेगा जलवायु से नहीं, टोड्रा जलवायु से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 95। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, थॉर्नवेट के अनुसार परिभाषित वृष्टि प्रभाविता अनुपात को सही तरीके से परिभाषित करना है हमें। तो यहाँ पर देखो 12 महीने कुल मासिक वर्षा का योग के रूप में नहीं, 12 महीने कुल मासिक वर्षा क्षेत्र की वार्षिक वर्षा का अनुपात नहीं, 12 वर्षों की कुल वार्षिक वर्षा के क्षेत्र की कुल मासिक वाष्पीकरण के अनुपात में नहीं, 12 महीने की कुल वार्षिक वर्षा को कुल मासिक वाष्पीकरण के अनुपात के रूप में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, 7 वर्षा के दौरान किन बादलों का किसान खा जाता है। बादलों का किसान होता है, ये हमें बताना है। तो वो बादल होते हैं आपके कपासी वर्षा बादल, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वर्षा का वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, जो वर्षा का वितरण है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन सा आपका। धरातलीय ताप का प्रभाव भी है, महाद्वीपीय व महासागरों का प्रभाव भी है, संघनन क्रिया का प्रभाव भी है, तो तीनों कारक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सैवनी वर्षा के दौरान वायु का ऊपर की ओर उत्थान किस दर से होता है। ऊपर की ओर उत्थान है वो किस दर से होता है आपका, सामान्य आस्तर से नहीं, आर्द्र एडियाबेटिक दर से नहीं, शुष्क एडियाबेटिक दर से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विषुववर्तीय प्रदेशों के पश्चात दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा आपका, भूमध्य सागरीय प्रदेश नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पर्वतीय वर्षा व सैवनी वर्षा की समानता देखने को मिलती है। आपकी पर्वतीय वर्षा और सैवनी वर्षा में समानता देखने को मिलती है। कौन सी वर्षा है, दो आपका तापीय क्रियाओं द्वारा वायु का उत्थान वर्षण क्रिया नहीं, तापीय क्रियाओं के माध्यम से दोपहर बाद बौछारों के रूप में नहीं, तापीय क्रियाओं का एडियाबेटिक दर से उत्थान और अवतलन है, वो आपकी समानता देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रमुख बादल दे रखे हैं, सूची सेकंड में आपकी विशेषता दे रखी है। तो कपासी वर्षा बादल आपकी कुंतल इनकी विशेषता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, तो 4 देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका केवल 2 में आपका आंसर हो गया 102 में। सॉरी
तो कपासी वर्षा बादल है, तो ये आपके किस में, आपकी तड़ित झंझा के अंदर। 3 देखो तो 3 2 में नहीं है और 3 में नहीं है, तो 2 में है। पक्षार बादल आपके किस में आ जाएंगे, आपके पक्षार बादल हो जाएंगे आपके कुंतल में 4। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। स्तरीय बादल कौन सा हो जाएगा फिर आपका, वर्ताकारी वर्षण। और उच्च स्तरीय बादल कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, भूरे और नीले रंग की संरचना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मापक द्वारा आर्द्रता तथा ताप का संयुक्त अंकन किया जाता है, वो किया जाता है आपका हाइग्रोथर्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। विषुवत उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अनुपस्थिति में सही ढंग से व्यक्त करती है, वायु समदाब रेखाओं को समकोण पर बहती है, ये आपका सही स्पष्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित किन बादलों का विकास धरातलीय भागों से निम्नतम दूरी पर होता है। पक्षाघात बादल सबसे ऊंचाई पर होते हैं, पक्षाघात बादल तो ये तो नहीं होगा। कपासी बादल भी नहीं होगा। स्तरीय कपासी वर्षा बादल होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। धरातलीय बादलों से निम्नतम दूरी पर आपकी कपासी वर्षा बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या आता है आपका, उच्च भूमि जलवायु हेतु कोपेन द्वारा प्रयुक्त संकेत। कौन सी जलवायु हेतु, उच्च भूमि जलवायु हेतु कोपेन का संकेत क्या था, वो था आपका एच। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा कौन सी होती है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम जो पवन है उनकी दिशा कौन सी होती है, सेकंड ग्रेड में भी आया था ये, वो कौन सी होती है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 107 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। दक्षिण गोलार्ध में ध्रुवीय पवनी किस दिशा में चलती है, जो आपका दक्षिण गोलार्ध है उसमें ध्रुवीय पवनी किस दिशा में चलती है, आपकी उत्तर पश्चिम में चलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। गजती चालीसा या प्रचंड 50 किस प्रकार की पवनी है, तो ये पवनी आपकी कौन सी है आपकी, वह है आपकी दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम पवनी और इम्पोर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 109 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। अश्व अक्षांश किस वायुदाब पे स्थित होते हैं, तो अश्व अक्षांश जो घोड़ों को जिस समुद्र में फेंक दिया गया था, बगड़िया जी सर ने एक बार समझाया था इसको, तो वो था आपका उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। निम्न से कौन सी गतिजन्य पेटी, ये आपकी सेकंड ग्रेड की टॉपिक भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुवीय पेटी, दक्षिणी ध्रुवीय पेटी या उप ध्रुवीय पेटी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तभी थोड़ी याद है मुझे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112। निम्न से कौन सी पेटी प्रकृति के अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है, यह मैं बताना था। तो उत्तरी उपोष्ण उच्चदाब पेटी नहीं, उत्तरी उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी नहीं, दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 112 के अंदर। ऐसे से गोला करके समझाया था बगड़िया जी सर ने। ऐसी पेटियाँ चलती है, ऐसे बीच वाला अक्षांश में मध्य रेखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113। डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरमेटन को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। जब ये गर्म हवा चलती है तो मौसमी बीमारियों का यहाँ पर क्या हो जाता है, ये काम तमाम होता है, जीवाणु मर जाते हैं वहाँ पर, कीटाणु, इसलिए इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114। निम्न से कौन सा कथन सिराको से संबंधित है, किसे सिराको पवन से संबंधित है। कोड द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना था 114 के अंदर। तो इनमें देखो कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो आपका ये गर्म व शुष्क पवन है, सिराको कैसी आपकी गवन पवन है, शुष्क पवन है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, रोम सागरीय चक्रवातों के प्रभाव में सिराको पवन अधिक प्रबल होती है। तो ये भी आपका राइट है। वर्ष भर समान रूप से नहीं चलती। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लिजार्ड का प्रभाव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया व कनाडा का संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, बिल्कुल राइट है। ब्लिजार्ड हिमकणों से संयुक्त होने के कारण दृश्यता नष्ट हो जाती है, ये भी आपका राइट से। तो 1 और 2 दोनों राइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116। थोड़ा डिस्टर्ब से हो रहे हैं ना। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, तो कथन ए तथा दूसरे के कारण बताना आर। तो उसके नीचे दी गई कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो कथन ए दे रखा, रात्रि के समय पर्वतीय ढालों तथा उत्तरी भागों की हवा ढाल के सारे घाटी की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल राइट है। और पर्वतीय भागों को ठंडी हवाएं भारी होने के कारण घाटियों की ओर प्रवाहित होती है, ये भी आपका राइट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117। यदि कोई व्यक्ति तट पर समुद्र की ओर मुख करके बैठा है, कोई व्यक्ति है वो समुद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो रात्रि में हवा चलेगी किस ओर चलेगी, स्थल से समुद्र की ओर चलती है रात्रि में। तो
समुद्र किनारे बैठने का माहौल नहीं होता रात के समय, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से पेड़ से टकराएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। वर्षा के संबंध दी गई प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताओ। वर्षा के संबंध में सही अनुक्रिया का क्रम बताना हमें, तो असंतृप्त वायु, औषांक, संघनन और वर्षण आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 118 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119। उपोषण उच्च दाब कटिबंधीय उपोषण उच्च दाब कटिबंध के संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। यह पृथ्वी के घूर्णन और उच्चतर तुंगताओं की हवाओं के अवतरण से प्रभावित होती है, बिल्कुल राइट है, प्रभावित होती है। गति, यह गतिकतः पर्वत और प्रति चक्रवाती दशाओं की विशेषता वाली है, नहीं है, ये इसका गलत है। तो हमें सही कथन का चयन करना था, केवल एक सही है, तो ऑप्शन देखो केवल एक इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। सॉरी देखो मैं फिर से गलत कर दिया इसका, दूसरा भी तो सही है इसका, जल्दीबाजी करते हैं तब ये होता है। यह गति के तय पर्वत और प्रति चक्रवाती दशाओं की विशेषता वाली भी है, तो ये भी आपका राइट है। तो 119 में आपके दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 120 में आपका एक होगा ना, अंध महासागरीय उपोषण उच्च वायुदाब पेटी कहती है। जो अंध महासागरीय या उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है उसको कहते हैं आपको एजोस उच्च, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। वायु का स्तरीय परताई प्रवाह कहलाता है, कौन सा प्रवाह, परताई प्रवाह है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, कणों का सभी दिशाओं में गति नहीं, कणों का एक दिशा में गति, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। वायु अफवाह, जो आपका वायु अफवाह है इससे अभिप्राय है, इससे अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है आपका, ढाल के सारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 122 का क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रही है, पास में थोड़ा प्रोग्राम है उसकी वजह से। निम्नलिखित विकरणों में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है, कौन सा दाब घनत्वी शब्द है इसका उपयुक्त विवरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, समदाब रेखा, समताप रेखा समांतर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये मैं बताना था आपको। तो यहाँ पर देखो पहला दे रखा है माइक्रो स्केल विक्षोभ, ये तो आपका सम्मिलित है। गैरीय स्केल आपकी पछुआ पवन हवा तरंगी, ये भी आपका सम्मिलित है। मेसो स्केल ये आपके टोर्नेडो सम्मिलित है। या सिनोप्टिक स्केल है, ये आपकी घाटी और पर्वतीय हवाएं नहीं है आपका, ये असम्मिलित कथन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125। नीचे दिए गए दो व्यक्तियों को कथन ए और दूसरे को कारण आर रखा गया है, तो नीचे के कोट को सही उत्तर का हमें चयन करना था। तो यहाँ पर देखो आपका कथन ए दे रखा है, ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र से अधिक होता है, बिल्कुल राइट है। ITCZ स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र से अधिक नहीं होता है, कम होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। भूमि की सतह पर जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखो आपका ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126। थानवेट द्वारा तापीय दक्षता अनुपात याद करने हेतु प्रयुक्त सूत्र है, ये हमने पहले भी पढ़ा था या दोबारा आ गया ये। तो यहाँ पर जो कौन सी आपके तापीय दक्षता अनुपात है इसको याद करने का सही सूत्र कौन सा आपका, तो टी बराबर T - 32/4, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित के लिए और तथा नीचे दिए गए कुटों का सही उपयोग कर सही उत्तर का हमें चयन करना था। तो यहाँ पर देखो क्या आगा आपका कैटाबेटिक विंड है, कैटाबेटिक विंड आपका उच्च भूमि शीत वायु प्रवाह होगा। और चिनुकस है, चिनुकस क्या हो जाएगा आपका गर्म शुष्क वायु का रोकी पर्वतों की पूरी ढालों की ओर बहना। और सांताना है, यह आपके दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु। और आपका फोन है, फोन किस में हो जाएगा आपका आल्प्स के पूरी ढाल में बहने वाली गर्म हवाएं, तो आपका आंसर हो जाएगा 127 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये मैं बताना था। विश्वोत्तरीय प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है, बिल्कुल राइट है ये। तो महाद्वीपों में आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं, ये भी आपका राइट है। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती है, ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं करती है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, चलो विचार करते हैं।
उपोष्ण जेट प्रवाह पूरे वर्ष विद्यमान होता है, परंतु ध्रुवीय वातावरण जेट प्रवाह केवल शीतकाल पर केंद्रित अर्धवर्ष में तीव्र होता है। ये बिल्कुल राइट है आपका। विषुवत के जो विषुवत निम्न ITC जेट का जनवरी में दक्षिण गोलार्ध में अभिगमन, उसके बाद जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में अभिगमन की तुलना में काफ़ी कम होता है। बिल्कुल राइट है ये भी। तो कथन कौन सा सही पूछा था? तो एक दो दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन। दिए गए उष्ण चक्रवात में चित्र अंकित संकेतों में विशेषताओं को सम्मिलित करना है हमें। तो देखते हैं विशेषताएं कौन कौन सी आपकी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, पहला संकेत दे रखा ए और दूसरा दे रखा आपका लक्षण। तो आपका संकेत ए दे रखा, तो देखो आपका संकेत कहाँ दे रखा है आपका, ये रहा ए। ये तो ये कौन सी जलवायु प्रदेश हो जाएगी? तो बाकी आप देख लेना। इस चित्र का देखो स्क्रीनशॉट मान लेना और इसकी विशेषता बता देता हूँ मैं। ए है, संकेत ए है, उसमें कौन सी पाई जाएगी? 130। हाँ ठीक है। ए में चक्रवात चक्षु, भाई गोल गोल घूम रहा है, देखो ये चक्रवाती हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा हमें? बी, बेरा ये रहा बी। तो देखो ये ऊपर की ओर जा रही है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? वायु आरोहण, वायु आरोहण हो जाएगा। तीसरा क्या दे रखा है? सी। सी देखो कहाँ पर है, ये देखो आपका रेड बैंड बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? रेड बैंड बन रहा है, तो सी हो जाएगा आपका रेड बैंड। और चौथा डी बचा आपका। डी कहाँ पर है? देखो यहाँ पर, ये रहा आपका डी। तो डी क्या कर रहा है आपका? ये वायु बही प्रवाह कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2, तो ये हो जाएगा का आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131 से आपकी पेडालॉजी क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो गए। CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका CIET का पूरा नाम बताना था, तो वो है आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका सर्वदर्शी दोनों दो तरफा होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133 के आपका सूचना प्रौद्योगिकी की क्या कार्य है? आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसके कार्य क्या क्या कार्य हैं ये मैं बताना था। तो सूचना का संग्रहण भी है, सूचना का संप्रेषण भी है, सूचना का प्रोसेसिंग भी है, प्रोसेस भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 1975 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135। MHRD के द्वारा निम्न से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया? कौन सा वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया आपका साक्षात, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136। NROER है, NROER है आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137। परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका मिश्रित अधिगम के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, कौन सा माध्यम है भारतीय? ये मैं बताना था, वो तो आपका स्वयं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। हार्डवेयर तकनीक का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? जो हार्डवेयर तकनीक है इसका सर्वोत्तम प्रयोग किया था आपके AM लुमसडेन ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है वो आपकी कोमल उपागम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141। सॉफ्टवेयर उपागम तकनीक का एक प्रकार है जो है कौन सा आपका मूर्त अमूर्त, मूर्त व अमूर्त दोनों, या इनमें से विकल्प कौन सा सही नहीं है? तो वह है आपका कौन सा? मूर्त अमूर्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। 142 देखिए। शैक्षिक तकनीक जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, कौन सा आपका? शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और शैक्षिक तकनीकी सेकंड नहीं है। हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर उपागम नहीं है। तो ए और सी देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 143 देखिए। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपका जो आपका शैक्षिक तकनीक है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था आपका ब्राइमर ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144। प्रणाली उपागम में अनुदर्शन विधियों का व्यू रचनाएं संदर्भित है, वो आपकी प्रक्रिया से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145।
शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम पद्धति नहीं है? वो है आपकी प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना था इसको, तो कौन सा आएगा? पहले आएगा आपका अदा, फिर आएगा आपका प्रक्रिया, फिर आएगा आपका प्रदा, फिर आएगा आपका प्रणाली संदर्भ। तो क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा 146 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली प्रारूप एवं विकास भी है, प्रणाली संचालन मूल्यांकन भी है, लेकिन प्रणाली वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, शिक्षा प्रणाली उपागम में आगमन यानी इनपुट प्रणाली में कौन सा सम्मिलित है, ये हमें बताना था। तो देखो पाठ्यचर्या इसमें सम्मिलित है आपकी उप प्रणाली में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में कौन सा अनुदेशन का प्रारूप का प्रकार नहीं है? अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना था। तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान भी है, संप्रेषण नियंत्रण में, लेकिन हार्डवेयर नहीं है, प्रणाली उपागम भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 और आपके इस माइनर टेस्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन, अनुदेशन प्रणाली उपागम है। अनुदेशन जो प्रणाली उपागम है वो आपके समस्या केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अपना टेलीग्राम चैनल है और ज्वाइन पेपर एनालिसिस पॉइंट @ इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से इसमें चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज या कलाम से संबंधित कोई भी बुक वगैरह है वो इसमें सूचना मिल जाती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो मैं पिन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका मैंने टेस्ट 4 हमने एनालिसिस कर लिया। आपको कैसा लगा? थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए हैं आज, क्योंकि पास में थोड़े गाने वाने बज रहे थे इसकी वजह से, और मैं भी थोड़ा सा वो ध्यान उस गाने की तरफ चला जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर भी आपने आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है आपके लिए, ताकि आपको इस पेपर से अच्छा फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले, कैसा भी हो। तो चलो अभी बताइए आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर जितना शेयर करोगे आप अपने दोस्तों को, जितना अच्छा आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना अच्छा मैं आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी कमी हो वो कमेंट में बेझिझक बताइए, ताकि उसमें सुधार करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी के साथ हम आपके इस क्लास को, आज की सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।